नमस्कार विद्यार्थियों, एमजे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले अपने मूल अधिकार का जो टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकंड ईयर का, बीए सेकंड ईयर का आपका टॉपिक मूल अधिकार जो अपने पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपकी जो सेकंड पेपर है उसका है बीए सेकंड ईयर का, तो आप ध्यान दें थोड़ा। अनुच्छेद 19 के बारे में अपने पढ़ा था इससे पहले। तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 19वां अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 19, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी हैं? 6। जब संविधान लागू हुआ तब कितनी थी? 7 थी, ठीक है। ये बात याद रहेगी। एक हटा दी गई, वो कौन सी? संपत्ति की। संपत्ति की स्वतंत्रता हटाती गई किससे? 44वें संविधान संशोधन से 1978। और ये 79 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि 78 में आया और 79 में लागू हुआ, तो इस वजह से ये दोनों सन ही मिलते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंतित मत होना। तो अपने बात कर रहे थे मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार 19 के अंदर जो स्वतंत्रता दी गई है, जो 6, विचार और अभिव्यक्ति की, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की, समुदाय और संघ के निर्माण की, भारत राज्य के क्षेत्र में आबाद भ्रमण की, और भारत राज्य क्षेत्र में निवास की, और अपना कोई व्यापार कारोबार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है उनमें। तो इन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में प्रोफेसर जो केटी शाह है, उन्होंने इसकी आलोचना भी की है, जो इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी, कि स्वतंत्रताएं भी दे दी और उन पर प्रतिबंध भी इतने हैं कि स्वतंत्रताएं दिखाई नहीं देती। तो इसके संबंध में केटी शाह जी कहते हैं कि वास्तव में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई है कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। किसका? दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है इनकी खोज करने के लिए। 19वें अनुच्छेद के बारे में ये बात कहते हैं कि इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है उनमें संदेह पैदा हो जाता है, और इन स्वतंत्रताओं की खोज करनी पड़ती है हमें, और वो भी दूरबीन की सहायता से। ऐसा इन्होंने व्यंग्य किया है केटी शाह ने। और दूसरा सरदार हुकुम सिंह, इन्होंने भी इनकी आलोचना की भी, जो ये प्रतिबंध है इनकी। लेकिन विद्वान व्यक्तियों के इन तर्कों के बावजूद असीमित स्वतंत्रता की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी हालांकि आलोचना की गई, पर फिर भी अपने ये नहीं मान सकते कि ये जो प्रतिबंध है वो अनुचित है। अनुचित नहीं है। अगर किसी को बिल्कुल ही छूट दे दे, भी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो फिर ज़्यादा अपराध होंगे। इस वजह से इन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वास्तव में एक सभ्य समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप से कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तविकता है ये कि कोई एक सभ्य समाज है, वहाँ पर असीमित रूप से, क्योंकि अपने एक समाज में रहते हैं कि एक जानवरों टाइप में, ठीक है। पशुओं में, जंगल राज में रहें तब तो स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो जो तगड़ा है वो दूसरे को मार देता है या उसको प्रताड़ित करता है। पर अपने एक समाज में रहते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, तो अपने को उसी हिसाब से स्वतंत्रताएं भी मिलती है। इन प्रतिबंधों के होते हुए, जो ये प्रतिबंध लगाए गए, इन प्रतिबंधों के होते हुए भी ये स्वतंत्रताएं इस दृष्टि से सुरक्षित है कि इन स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकेंगे, और प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता या औचित्य का निर्णय न्यायालय करेगा। इन पे वही प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे जो युक्ति युक्त होंगे, मतलब जिनका कोई औचित्य होगा वो। और वो औचित्य का निर्णय कौन करेगा? भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सही है कि गलत, ये करेगा न्यायालय, कोर्ट, ठीक। जो एक इसके बाद एक विवाद आया था, चिंतामणि राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य के विवाद में न्यायालय ने क्या बोला कि विधानमंडल द्वारा युक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध का निर्धारण अंतिम नहीं होगा। भी देखो, प्रतिबंध तो लगाएगा विधानमंडल, पर उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा।
विधानमंडल को लगा उसने कुछ रूल लगाए और प्रतिबंध लगा दिए, भी ये बातें और लागू होती है प्रतिबंधों पे, ऐसा बोलने वाले पर ये सज़ा होगी। पर न्यायालय उसका निर्धारण करेगा भी ये सही लगाए गए हैं या गलत लगाए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता के सजग प्रहरी है। ठीक है, ये एकदम जो आपकी मूल अधिकार दिए हुए हैं उनके अभिभावक माना जाता है न्यायालय, कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उनका अभिभावक माना जाता है। जो भी उनमें कोई संशोधन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर अनुचित हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन लगाएगा, उसे न्यायालय को कहेगा भी, न्यायालय ये बोलेगा कि ये विधानमंडल ने गलत कानून बनाया है, इसे अवैध करार दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति पर्याप्त रूप से सजग है और प्रतिबंधों के औचित्य के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय, एक तो कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल सुरक्षा कानून की धारा 38 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाकिस्तानी शरणार्थी नियंत्रण कानून 1947 की धारा 7 को अवैध घोषित किया जा चुका है। इससे पहले इससे निर्णय आए हैं। एक तो कलकत्ता न्यायालय ने दिया, जो पश्चिम बंगाल सुरक्षा कानून की धारा 38 है उसमें स्वतंत्रता का हनन था, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाकिस्तानी शरणार्थी आगमन नियंत्रण कानून 1947 की धारा 7 उसको भी अवैध घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा और भी है, जैसे मद्रास राज्य बनाम वी.जी. राव तथा रशीद अहमद बनाम केंद्रीय सरकार तथा और अन्य भी ऐसे अनेक विवादों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनुचित नियंत्रणों से नागरिकों की रक्षा की गई है। ऐसे बहुत से निर्णय हैं, ये बताए गए हैं कि इनमें जो अनुचित नियंत्रण लगाए गए थे, जो सीमाएं लगाई थी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने, मतलब संसद ने और सरकार ने, तो उनको नागरिकों को उन अनुचित नियंत्रणों से स्वतंत्रता दिलाई कोर्ट ने। ठीक है जी। स्वतंत्रता के अधिकार विशेषतया, जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, उसमें 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। कितने? 2 दिए। कब? 1997 में। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने। और किस अनुच्छेद के बारे में? 19 के बारे में, 6 स्वतंत्रताओं के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में 2 निर्णय दिए। ठीक है, 2 निर्णय दिए। प्रथम निर्णय में क्या बोला कि टेलीफोन टैपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। जो सरकारें टेलीफोन की टैपिंग करवाती है वो स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। उसकी गोपनीय बातें वो चोरी छुपे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अतः राज्य के द्वारा टेलीफोन टैपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो। फिर टेलीफोन टैपिंग सरकार कर सकती है, पर कब? जब सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित भी सभी लोगों के लिए ऐसा कोई खतरा हो कि इस व्यक्ति के फ़ोन टैपिंग से इसका पता लगाया जाए, तब आप फ़ोन टैपिंग करें। ऐसे नहीं अपने फ़ायदे के लिए आप टैपिंग न करें। दूसरा निर्णय था 13 नवंबर 1997 को। 13 नवंबर 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? इस निर्णय में विशेष उद्देश्य से किसी संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल तथा किसी राजनीतिक दल द्वारा जबरन करवाए गए बंद में अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया। तो एक देखो 1997 में, नवंबर 1997 में एक दूसरा निर्णय दिया जिसमें बोला कि कोई विशेष उद्देश्य है किसी संगठन का, तो उसमें जो हड़ताल करवाई जाती है, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के द्वारा, और एक दूसरी, पहली बात ये, और दूसरी बात है किसी राजनीतिक दल द्वारा ज़बरदस्ती जो बंद करवाया जाता है उसमें अंतर किया कोर्ट ने कि इसको ज़बरदस्ती बंद को गलत माना। हाँ, हड़ताल किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, ठीक है, तो उसे यस बोला, जैसे किसान हड़ताल कर सकते हैं या स्टूडेंट करते हैं, ठीक है,
पर वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई संगठन के द्वारा करवाई जाती है तो वो हड़ताल कर सकते हैं। पर जो ज़बरदस्ती बंद किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, जो जनजीवन ठप किया जाता है, उसको गैर कानूनी माना। ठीक है, तो याद रखेंगे 1997 में 2 मामले लिए, 19वें अनुच्छेद के तहत है ये दोनों मामले। एक तो फ़ोन टैपिंग को गंभीर उल्लंघन माना और दूसरा बंद को गैर कानूनी माना। तो ये दोनों बातें याद रहेगी। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण। ठीक है, भी अपराध को साबित करना है तो कैसे। ठीक है, किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 में बोला गया है किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, कब तक कि जो लागू कानून है, जो लागू कानून है उसके तहत उसने कोई जुर्म किया हो तो वो अपराधी। पर अगर मान लो आज वो कोई अपराध कर रहा है और वो कानून के दायरे में उस वक्त तक अपराध नहीं है, तब उसे आप नेक्स्ट डे कोई कानून लागू करके अपराधी नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा है, इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात ये, पहला है लागू कानून। ठीक है, पहली बात अभी कानून लागू हो, जब उसने अपराध किया है उस समय वो उस कानून के तहत अपराधी होना चाहिए। ठीक, दूसरा है एक बार ही दंड, एक बार। ठीक है, कोई अपराध किया उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। फिर एक तीसरा, किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं गवाही, ये 3 बात बोली। एक बार दंड, एक बार सजा, और एक है कि लागू कानून के तहत वो अपराधी हो। लागू कानून, ठीक है, उसके तहत ही अपराधी होगा तो ठीक है। अगर उस वक्त तक उसने जब अपराध किया और उस वक्त तक ऐसा कोई कानून नहीं बना था कि उसको अपराधी साबित करे तो आप उसे अपराधी नहीं मानेंगे। तो 3 बात है, अपराध की 2 सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण दिए गए हैं कि उस समय तक किसी अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। दूसरा है, एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, एक जुर्म के लिए एक बार सज़ा। स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, भी मार मार के उसी से नहीं कहलाएंगे। अगर कोई और गवाह नहीं है तो ये नहीं है भी उसको पीटे कहे भी तेरे को ये मानना पड़ेगा अगर, ठीक है। दूसरा, गवाह उसका होना चाहिए और उसकी गवाही जब तक वो खुद वाले जुर्म मान लेता है खुद ही तो अलग बात है, पर उसकी गवाही इतनी स्ट्रिक्ट नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने मानते हैं दूसरे नाम से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अनुच्छेद, इसमें क्या बोला गया है कि जीवन के अधिकार को, अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई अनुच्छेद 21 के द्वारा। ये 21 है, ठीक है, 22 लिखा गया है, मिसप्रिंटिंग है। अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन के अधिकार को मान्यता, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत माना गया है। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाता।
कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसकी जो स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है, उससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर उसने जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो उसे कोर्ट के द्वारा जो सज़ा होगी उसके तहत ही उसे आप उसका जीवन या उसकी दैहिक स्वाधीनता से उसे वंचित कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और क्या बोला कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना भी, आवास का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत आपका आवास का अधिकार भी आता है, आवास का अधिकार, ठीक है, आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है, क्योंकि 1997 में कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जीवन के अधिकार में ही सम्मिलित है आवास का अधिकार। अब ध्यान दें, जो ये नोट डाल के भी लिख सकते हैं आप, 44वां संविधान संशोधन 79 या 78, ठीक है, द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है, और अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जब आपातकाल में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। क्या बोला है, आपातकाल में जब इमरजेंसी लगी हो, अनुच्छेद 352 लगा हो, तब भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। मतलब अनुच्छेद 21 को आप सीमित नहीं कर सकते। इसमें दोनों ही है, 20 व 21 याद रख लेना, 20 भी है आपातकाल में आप इसे समाप्त नहीं कर सकते, और 21 भी, इनको छोड़कर बाकी को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 को भी नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 21 को भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन ये बात कहता है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22 पे आ गए हैं अपने, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22। बंदीकरण की अवस्था में क्या संरक्षण है कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है, बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें उसके अपराध के बारे में या बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे, कारण बताना होगा, कारण बताना भी, उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या जुर्म है उसका, क्या उसने अपराध किया है, ये बताएं। ज़्यादा समय तक जैसे ले आए एक बार पुलिस स्टेशन, अगर उसको नहीं बताया तो गलत बात है ये, तो उसे उस ज़्यादा समय तक बंदीगृह में नहीं रख सकते जब तक उसे कारण नहीं बताया जाता। दूसरा, उसके वकील से परामर्श करने और उसे अपने बचने के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा, वकील, दूसरा है वकील करना और अपने बचने के लिए जो भी ट्राई कर सकता है वो करे, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, उसे वकील से परामर्श करना और उसके बचने के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा। बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय, निकटतम न्यायालय में या निकटतम न्यायाधीश के सामने उसे उपस्थित करना होगा, पेश करना होगा, ठीक है। इसमें आने जाने का समय जुड़ा नहीं है, जो उसको लेके जाते हैं बंदी को वो समय उसमें ऐड नहीं होता, सिर्फ उसे गिरफ्तार करने और वहाँ पहुँचाने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो ये बातें की गई है कि पहला है कारण बताएंगे, कारण बताना, दूसरा एक तो कारण बताना, दूसरा परामर्श वकील से, वकील करने का अधिकार, तीसरा 24 घंटे में न्यायाधीश के सामने पेश करें। ये 3 कारण है अनुच्छेद 22 में। ध्यान रखना, बंदीकरण की अवस्था में ये संरक्षण दिए गए हैं कि उसे बंदी बनाने का कारण बताओ, उसे वकील करने और बचने का उपाय करने का सुविधा, और उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करें। हाँ, अन्य जो उसको लेके जाते हैं वो टाइमिंग शामिल नहीं रहेगी इसमें। अब ध्यान दें, अनुच्छेद 22 के द्वारा एक दो जो बात है कि बंदी बनाए जाने के
वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे उन अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। किस पे? 1 नंबर बात और 2 नंबर बात दोनों ध्यान रखेंगे। 1 नंबर बात क्या बोल रहा है कि शत्रु देश के निवासियों पर, पहला है शत्रु देश का कोई व्यक्ति है उसको नहीं मिलेगी ये शत्रु देश के निवासियों पर। दूसरा है निवारक निरोध के तहत किसी को गिरफ्तार किया है, जो निवारक नज़रबंदी है उसके तहत किसी को गिरफ्तार किया है तो उनको भी ये सुविधा नहीं मिलती, निवारक नज़रबंदी। ठीक है, इसमें ये नहीं है भी 24 घंटे में आप उसे पेश करें, उसे कारण बताएं, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी है ये। एक तो पहला, दूसरे शत्रु देश का कोई निवासी है या निवारक नज़रबंदी में किसी को अरेस्ट किया गया है तो उनको अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिलता। तो धन्यवाद, आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कई विद्यार्थियों के पास बुक्स नहीं होती, इस वजह से ये व्यवस्था स्टार्ट की है कि वो उन्हें बुक्स से पहले ही पढ़ लें वो, तो बाद में उनको इतनी दिक्कत न हो एग्ज़ाम टाइम में। तो धन्यवाद।